दोस्तों बात करेंगे अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। मगर इस चीज को समझाने के पहले मैं आपको इसकी भी थोड़ी हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरियां रहीं कि वास्को डिगामा को एक केप ऑफ गुड होप का नया सी रूट फाइंड आउट करना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरियां रहीं जो पहले के ट्रेड रूट्स थे, जो सिल्क रूट था, जहां से पूरा ट्रेड यूरोप और इंडिया के बीच में होता था, वहां से अब नहीं हो सकता था। तो उस चीज को जानने के लिए दोस्तों मुझे आपको थोड़ा यूरोप के बारे में बताना पड़ेगा। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि यूरोप में कौन से नए एम्पायर्स डिक्लाइन हो रहे थे, कौन से नए एम्पायर्स डोमिनेट कर रहे थे, किन दो एम्पायर के बीच में झगड़े चल रहे थे, किस एम्पायर ने किसको ट्रेड रूट बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमको इंडिया में देखने को मिला। तो दोस्तों आपके सामने जो आप ये मैप देख पा रहे हो, ये मैप है यूरोप का। देखिए ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है, जहां पे आपको सर्कल दिख रहा है एग्जैक्टली यहीं पे है यूरोप। और जैसा कि आप यूरोप में देख पा रहे हो दोस्तों, आपके पास बहुत सारे रूट्स थे इंडिया तक आने के लिए। जैसे अगर मैं आपको एक लैंड रूट बताने की कोशिश करूं तो आप वाया यूरोप रशिया के थ्रू, मंगोलिया होते हुए या फिर चाइना होते हुए और म्यांमार के थ्रू इंडिया आ सकते थे। मगर आप इमेजिन करिए कि मैं आपको कितने बड़े रूट की बात कर रहा हूं। आप पहले पूरा रशिया क्रॉस करोगे, उसके बाद में चाइना में एंटर करोगे, उसके बाद में म्यांमार आओगे और फिर इंडिया आओगे। क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि आप यहां मेडिटेरेनियन सी से यहां पे रेड सी होते हुए आप सीधे इंडिया आ जाओ? हां, ऐसा ही होता था। या फिर आप गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ में ट्रेवल करते हुए इंडिया आ जाओ? हां, ऐसा ही होता था। मगर कुछ सिचुएशंस ऐसी चेंज हुई यूरोप में, जिस कारण से कि यूरोपियंस को एक नया ट्रेड रूट फाइंड आउट करना पड़ा। अब क्या मैं आपको पूरा रोमन एम्पायर समझाऊंगा? क्या मैं आपको पूरे यूरोप की हिस्ट्री बताऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग आवर एग्जाम। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम इसको बहुत शॉर्ट में देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप ये मेडिटेरेनियन सी देख पा रहे हो, इसके नॉर्थ और इसके साउथ अगर मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके बताना चाहूं तो आप लगभग इतना एरिया समझ सकते हो कि रोमन एम्पायर के अंडर में आता था। क्या हम रोमन एम्पायर के बारे में यह जानेंगे यहां पे कि कब उसमें रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुई, कब मोनार्की हटी? नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नियर अबाउट 700 बीसी रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था बेसिकली, जो डिक्लाइन होना शुरू होता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू होता है, इसका मतलब कोई दूसरा एम्पायर डोमिनेट कर रहा है। तो जैसा आप यहां पे देख भी सकते हो कि अरब एम्पायर डोमिनेट करना चालू कर रहा था, या अरब्स डोमिनेट करना चालू कर रहे थे उस रीजन में। कहां पे? बेसिकली इजिप्ट एंड पर्शिया। पर्शिया अगर मैं बताऊं बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था, जिसमें आज के सीरिया, टर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इनफैक्ट पाकिस्तान भी आप समझ सकते हो कि पर्शिया में आते थे। तो यहां पे अरब्स का डोमिनेशन बढ़ता है। इसी के साथ जब इनका डोमिनेशन इस एरिया में बढ़ता है दोस्तों, तो डायरेक्ट कांटेक्ट जो यूरोप और इंडिया के बीच में था वो खत्म होने लगता है। आपका सवाल होगा ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों आप एक बार शांति से इस मैप को देखने की कोशिश करो। ये रहा टर्की। जैसा मैंने बताया कि पर्शिया में ही टर्की आता था, तो अरब्स का डोमिनेशन हो गया यहां पे। तो अगर अब अरब्स चाहें तो इन यूरोप के लोगों को यहां से पास नहीं होने देंगे। जैसा मैंने आपको इस मैप में बताने की कोशिश की थी कि ये अगर यूरोप से आपको इंडिया आना है तो वाया टर्की आप इधर निकल जाओ या इधर निकल जाओ कहीं पे भी, या फिर मेडिटेरेनियन सी के थ्रू इधर आ जाओ आप। मगर अब तो इजिप्ट भी उनका, अब तो टर्की भी उनका, अब तो इराक भी उनका। तो हो सकता है ना कि इन यूरोपियंस को इंडिया तक नहीं आने दे। तो बस एग्जैक्टली यही हुआ कि इन अरब्स ने यूरोपियंस को डायरेक्ट इंडिया के साथ कांटेक्ट नहीं करने दिया। करने भी दिया कैसे? इनसे वो लोग कुछ रेवेन्यू लेते थे कि अगर आपको मेडिटेरेनियन क्रॉस करना है तो यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट टू अस। तो यूरोपियंस ने सोचा कि हम इनको पैसे क्यों दे रहे हैं। देखो उनकी नीड तो थी, इसीलिए तो पैसे दे रहे थे और इसीलिए इंडिया के साथ ट्रेड भी करना चाहते थे। तो आप नीड भी पढ़ो पहले की क्या थी। दोस्तों यूरोपियंस में उनको जो उनका मीट रहता है उसके लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस की जरूरत पड़ती थी। तो जब उनको स्पाइसेस की जरूरत पड़ती थी तो इंडिया से लेना पड़ते थे। देखिए इसीलिए हम लोग हमारे इतने क्लाइमेटिक, इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को चेरिश करते हैं, जहां पे इतने सारे स्पाइसेस उगते हैं आज भी और उस टाइम भी उगा करते थे, जिसको कि यूरोपियंस ले जाते थे अपना
जो खाना है मील ऑफ मीट उसको प्रिजर्व करने के लिए। इसी के साथ हमारे यहाँ पे कैलिको, सिल्क ये भी बहुत अच्छे होते थे। तो इस कारण से आपने ये तो समझ लिया कि यूरोपियंस को इंडिया की क्या जरूरत थी और किस चीज में हमारे यहाँ ट्रेड करते थे ये लोग। फिर आपने ये भी समझ लिया कि ट्रेड उस टाइम क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अरब डोमिनेट कर लिया था उस रीजन को। तो यूरोपियन सोचते हैं उस टाइम दोस्तों कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं दोस्तों, और वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इतना बड़ा इवेंट हो जाता है इन 1453 की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन, दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो आज की तारीख में आपका इस्तांबुल का एरिया है, टर्की के यहां पे आता है वो एग्जैक्ट एरिया। ये जो एरिया है इस पे ओटोमन टर्क्स अपना कब्जा कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे अगर कोई कब्जा कर ले, तो अब ये उसके ऊपर है कि वो वहां से किसी को भी ट्रेड करने दे, किसी को भी पास होने दे या ना होने दे। तो दोस्तों यहां से वॉर चालू होती है और यहां से एक टसल चालू होती है बिटवीन द ओटोमन टर्क्स एंड बिटवीन द यूरोपियंस। क्योंकि पहले तो जैसे तैसे ये लोग काम कर रहे थे पैसे देके, हालांकि सोच तो पहले भी रहे थे, मगर अब तो इन पे रेस्ट्रिक्शन आ गया। तो अब इन्होंने यहां से नए नए सी रूट्स फाइंड करने की कोशिश करी। इसी के साथ दोस्तों ये वही टाइम पीरियड है जब यूरोप में रेनेसा आया था। मतलब कि एक कॉल आ रहा था हर जगह से कि हमको एक्सप्लोर करना चाहिए, हम क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रहे पूरी दुनिया को, हमको नए नए सी रूट्स फाइंड आउट करने चाहिए। इसी के साथ वहां पे आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग, मतलब कि जो यूरोपियंस हैं वो शिप बिल्डिंग में उस टाइम बहुत आगे निकल चुके थे। इसी के साथ उनके पास नेविगेशन टेक्निक्स आ गई थी और ऑल ओवर यूरोप में एक सी वॉयजेस का एडवेंचर करने का माहौल बन गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अभी तक आप ये तो समझ गए कि यूरोपियंस को क्यों जरूरत पड़ी और क्या इसके फायदे उनको दिखे कि हमको एक नया सी रूट फाइंड आउट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर वो सस्ता सी रूट फाइंड आउट करने में सक्षम हो जाते तो वो ट्रेड भी ज्यादा कर पाते, ट्रेड ज्यादा कर पाते तो प्रॉफिट ज्यादा मेक कर पाते। बस अब यहीं से कहानी शुरू होगी कि प्रॉफिट मेकिंग कैसे अपनी करी जाए। यहां पे आप एक व्यक्ति का नाम देख रहे हो, प्रिंस हैरी द नेविगेटर। दोस्तों यहां पे हिस्टोरियंस ऐसा बताते हैं कि इस व्यक्ति को, जिसको प्रिंस हेनरी ऑफ पुर्तगाल, जिनका निक नेम ये था नेविगेटर, इनको इतना बड़ा चढ़ा दिया था नेविगेटर बोल बोल के वहां के लोगों ने कि ये एक तरीके के बर्डन में आ गए थे कि यार अब तो मुझे नए नए रूट फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे क्योंकि इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे जुड़ी हुई है। तो खैर एक कहानी और भी है कि पोप निकोलस 5 जो है वो इन प्रिंस हेनरी को एक बुल दे देते हैं 1454 और उनको कन्फर कर देते हैं राइट टू नेविगेट द सी। हालांकि वो यहां पे आने से पहले ही मर जाते हैं। मगर इनके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो नए सी रूट की खोज करते हैं, देखो दोस्त एक बहुत जनरली गलती ये होती है कि ऐसा माना जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी। ये सरासर गलत है स्टेटमेंट। इन्होंने एक नए सी रूट की खोज करी थी टुवर्ड्स इंडिया, दैट इज टुवर्ड्स द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप मतलब जो साउथ अफ्रीका से नीचे होते हुए ये मैडागास्कर के वेस्टर्न साइड से होते हुए इंडिया आना, ठीक है दोस्त। तो यहां पे इन्होंने नए सी रूट का फाइंड आउट किया था। इसी के साथ दोस्तों यहां पे वास्को डिगामा आते हैं और ये लैंड करते हैं हमारे यहां कैलिकट इन 1498। यही कैलिकट आज कोझिकोडे के नाम से जानी जाती है इन केरला। ये चीज हमको याद रखनी है। और 1498 में पहली बार आए थे वास्को डिगामा। मैंने पहली बार इसलिए बोला क्योंकि दूसरी बार एक बार और आए थे, दैट इज इन 1501। इसी के साथ दोस्तों आपको एक पॉइंट यहां पे और इंपॉर्टेंट याद रखना है रिगार्डिंग द पोर्टुगीज एंड मुगल्स। जनरली लोगों को यह लगता है कि मुगल्स जो हैं वो पोर्टुगीज के पहले आ गए थे, मगर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि नियर अबाउट 100 साल लग गए थे, मतलब कि पोर्टुगीज के 100 साल बाद लगभग, दैट इज इन 1526 मुगल इंडिया में आए थे। तो खैर ये तो कुछ फैक्चुअल बातें हो गई जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन में स्ट्राइक कर सकती हैं। तो दोस्तों वास्को डिगामा साहब कैलिकट में लैंड करते हैं। उस समय के वहां के रूलर होते हैं जैमोरिन। अब जैमोरिन साहब को क्या पता कि ये ओटोमन टर्क से इतना परेशान है, उनको डिफीट करने के लिए ये लोग यहां पे नए नए सी रूट्स फाइंड कर रहे हैं, ये उन लोगों को मारने के लिए हमारे यहां पे आए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो उस टाइम के अरब्स थे उनसे तो हम लोग ट्रेड करते ही थे, मतलब कि पोर्टुगीज बाद में आए, अरब से तो हम इनके पहले से ट्रेड कर रहे हैं।
तो दोस्तों इंडियन ओशन में आपको ये जानना पड़ेगा कि अरब, चाइनीज, जावानीज, इन सब से हमारा ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था। मगर जैसा मैंने बताया कि अरब्स, ओटोमन टर्क जो हैं, अब उस इलाके पे इन्होंने कब्जा कर लिया जहां से इन यूरोपियंस को ये लोग इंडिया तक नहीं आने दे रहे। तो ये यूरोपियंस अरब्स को डिफीट करने के लिए इंडिया में आ रहे थे, मगर इन जैमोरिन साहब को पता ही नहीं था कि इनको डिफीट करने के लिए आ रहे। और अच्छा, वास्को डिगामा साहब जब आए तो दोस्तों इन्होंने जब ट्रेड करा, मतलब यहां से जब स्पाइसेस भर के ले गए, पुर्तगाल में जाके बेचा, तो उन्होंने 60% ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया जो वो पहले अरब से खरीद के बेचते थे। तो इनको चीज समझ में आ गई कि यार अगर हम अरब्स के थ्रू खरीदते हैं तो हमें 10 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये वापस आए 1501 में। इसी के साथ आपको यहाँ के सेंटर्स भी याद रखने हैं कि वास्को डिगामा ने कौन से 3 इंपॉर्टेंट सेंटर जो हैं वो इंडिया में बना लिए थे, क्योंकि रुके भी थे यहाँ पे। तो मैं इसको सी क्यूब से याद रखता हूं। बेसिकली कैलिकट, जैसा मैंने आपको बताया, कोझिकोडे आज की तारीख में केरला में है। एक कैनानोर बोलते हैं, कैनानोर आज की तारीख में कन्नूर, अगेन ये भी केरला में, और एक कोचिन। तो ये 3 सी, दैट इज कैलिकट, कैनानोर और कोचिन, यहां पे इन्होंने अपने फैक्ट्री सेटअप की थी। अब दोस्तों एक चीज और याद रखना, जब मैं फैक्ट्री बोलूं ना, तो आज की तारीख में हम फैक्ट्री को समझते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन चल रहा है। उस टाइम पे फैक्ट्री का मतलब उनके गोडाउन हुआ करते थे। तो उम्मीद करता हूं वहां पे ध्यान रखोगे। इसी के साथ अब ध्यान रख ही रहे हो तो क्रोनोलॉजी भी ध्यान रख लेना। दोस्तों ये क्रोनोलॉजी मैंने लिखी हुई है कि पोर्टुगीज 1498 में आए थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। वास्को डिगामा ने एक नए सी रूट की खोज कर ली। इसके बाद में आए थे डच, वो आए थे 1602 में। उसके बाद में आए थे आपके इंग्लिश इन 1608। और ये जो अगला डी है, ये डी जनरली लोग छोड़ देते हैं, मगर इसको भी आप पढ़िए। इसका नाम है डेन्स। डेन्स का मतलब डेनमार्क। और इसी के साथ में फिर फ्रेंच आए थे 1667। तो आपको यहां पे एक चीज तो समझ में आ गई कि फ्रेंच जो है वो सबसे आखिरी में इंडिया में आने वाले लोग हैं। और इसी के साथ एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि देखो पोर्टुगीज के बाद में जो अगले यूरोपियन आए, दैट इज डच, उनको लगभग फिर से 100 साल लग गए। मतलब 100 साल के बाद में देखो फिर कितनी जल्दी जल्दी आए। डच से इंग्लिश देखो कितनी जल्दी आ गए, सिर्फ 6 साल में। उसके बाद में सिर्फ 12 साल में डेन्स लोग आ गए, और उसके फिर देखो कितने, सिर्फ 50 साल में फ्रेंच लोग आ गए। मगर पोर्टुगीज से डच को आने में 100 साल लगे। तो ये क्रोनोलॉजी एक याद रखना। इसी के साथ में कुछ लोगों को हो सकता है ये ना पता हो कि डच हम किसको बोलते हैं। तो डच दोस्तों उस समय जो हॉलैंड में लोग रहते थे उनको बोला जाता था, और उस समय का जो हॉलैंड है वो आज का नीदरलैंड है। तो आपको ये भी याद रखना है। और एक चीज और बता देता हूं आपको कि पोर्टुगीज जो है ना दोस्तों, दे वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। वो सबसे पहले आने वाले लोग थे और सबसे आखिरी में जाने वाले लोग हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो इंग्लिश से भी बाद में गए थे। तो ये तो दोस्तों बात हो गई पूरी वास्को डिगामा के बारे में कि ये कैसे आए, कौन से हमारे यहाँ पे जैमोरिन नाम के रूलर थे। इनके पहले भी हम अरब, चाइनीज, जवानीज से ट्रेड कर रहे थे। अरब से दुश्मनी निभाने के लिए भारत में दूसरा रूट ढूंढते हुए ट्रेड करने आए थे। तो आपको क्या लगता है कि अरब लोगों को नहीं पता चला होगा कि वास्को डिगामा साहब आ गए? तो अरब्स ने क्या कोई कोशिश नहीं की होगी? बिल्कुल की थी। और क्या वास्को डिगामा के अलावा कोई पोर्टुगीज यहां पे नहीं आया? बिल्कुल आया था। तो अब इन दोनों की कहानी सुनते हैं। दोस्तों एक और वॉयज आती है इन 1500, मतलब कि जब वास्को डिगामा वापस चले जाते हैं तो वहां से एक और वॉयज आती है जिनको लीड करते हैं कैब्राल नाम के व्यक्ति। ये कैब्राल भी वास्को डिगामा जैसे ही व्यक्ति थे। ये भी यहां पे ट्रेड करने के लिए आए थे। इन्होंने भी कैलिकट में एक इस फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया इन सितंबर 1500। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों जब कैब्राल साहब यहां पे आए तो उस रीजन के लोकल्स ने उनके फैक्ट्री पे हमला कर दिया। अब कैब्राल साहब को गुस्सा आ गया कि इन लोगों ने मुझ पे हमला कैसे कर दिया, और साथ ही कुछ पोर्टुगीज को मार भी दिया था। तो रिटेलिएशन तो बनता था। तो कैब्राल साहब ने क्या करा, देखो वहां पे वापस बता रहा हूं, अरब्स और पोर्टुगीज की अब लड़ाई चालू हो चुकी है। तो कैब्राल साहब जो कि पोर्टुगीज थे, उन्होंने अरब्स के कुछ मर्चेंट शिप्स को जला दिया, साथ ही साथ कुछ लोगों को भी मार दिया। और ये करा तो करा, कैब्राल साहब ने एक सक्सेस भी हासिल करी कि उन्होंने जो कोचीन और कैनानोर के रूलर्स थे उनके साथ में ट्रीटी कर ली। तो कैब्राल साहब के बाद में कौन आया? कैब्राल साहब के बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आया दोस्तों, उसका नाम है अल्मीडा। इस अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से इनकी पॉलिसी जानी जाती है, जिसमें बेसिकली इन्होंने कोशिश की थी कि मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। देखो दोस्तों पोर्टुगीज के तो अब जितने भी लोग आएंगे उनका सबका एक ही एम है
कि अरब्स को डिस्ट्रॉय करना है, तो ये अल्मीडा तो अलग थे नहीं। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बोला। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या होता था, यहां पे इन्होंने मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए गल्फ ऑफ एडन, हॉर्मुज, मलक्का स्ट्रेट, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारों के नाम, सारों की लोकेशन पता होगी, इन सबको सीज करना चालू करा, जहां से भी अरब ट्रेड करने की कोशिश करते थे। और इनका पीक आया, ये आम आदमी या फिर आम से समझ सकते हो, मैं तो इनको अल्फोंसो आम जो आते हैं ना उनसे याद रखना है, ठीक है। अल्फोंसो दे अल्बुकरी नाम था इनका। तो ये जो है, इनको दोस्तों बोला जाता है पोर्टुगीज के रियल फाउंडर इन इंडिया। ऐसा क्यों बोला जाता है, ये तो नाम देख के आप समझ गए ना कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया होगा पुर्तगाल के लोगों के लिए। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पे दोस्तों इन्होंने 1510 में गोवा को ही एक्वायर कर लिया था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। इसी के साथ में इन्होंने परमिट सिस्टम लॉन्च करा। मतलब देखो, ये एक टाइम पे हमारे यहाँ पे ट्रेड करने आए थे हाथ जोड़ते हुए कि हमको ट्रेड करने दो। एक बार जब ये थोड़े सक्षम हो गए तो ये लोग परमिट सिस्टम निकाल देते हैं। अब इस परमिट सिस्टम का ये मतलब है कि अब बाकी लोग जो ट्रेड करेंगे उसमें से इन लोगों को हफ्ता टाइप देखना पड़ेगा कि अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो हमको पैसे दो। और साथ ही एक सोशल रिफॉर्म भी इन्होंने बहुत अच्छा करा, दैट इज अबोलिशन ऑफ सती। तो इस कारण से दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो कि दूसरे लोगों पे अगर आप रेवेन्यू उनसे कलेक्ट कर पा रहे हो कि अगर आपको यहां पे ट्रेड करना है तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो आप समझ सकते हो कि कितनी पावर में आ गए होंगे पोर्टुगीज। एग्जैक्टली। तो ये तो हो गई बात कि पोर्टुगीज कितनी पावर में आए, कौन कौन से इनके मेन लीडर्स थे इस पे। इसी के साथ आपको एक चीज और भी ये बताना पड़ेगा दोस्तों कि इनकी बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी थी। ये यहां पे 3 फोल्ड स्कीम के साथ में आए थे। सबसे पहला, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस्लाम को कॉम्बैट करना है, इस्लाम से लड़ाई करनी है। दूसरा, अपने रिलीजन दैट इज क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड भी करना है। दोस्तों, जब मैं आपको मैप समझा रहा था तो आपको यहां पे एक चीज समझनी चाहिए थी कि जब मैं आपको यहां पे रोमन एम्पायर बोल रहा हूं, रोमन एम्पायर क्या था, क्रिश्चियंस। जब मैं आपको यहां पे अरब्स बोल रहा हूं, ये कौन सा रिलीजन है, इस्लाम। आपको लगता है कि हम आज इतने मॉडर्नाइज होके 2 रिलीजन साथ में नहीं रह पा रहे, तो वो लोग रह लेते होंगे? नहीं। तो यहां पे बेसिकली इनका जो मकसद था दैट इज टू कॉम्बैट इस्लाम, और इस्लाम को कॉम्बैट नहीं करना, परसिक्यूट कर दो जो मुस्लिम दिखे, ये पॉलिसी लेके आए थे। और इसी के साथ क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस कारण से कि आज गोवा का आपको एक अलग कल्चर बोला जाता है कि गोवा के लोग बहुत अलग हैं, बिकॉज दे अडॉप्टेड मैरिंग इंडियन गर्ल्स। वहां पे ऐसी हिदायत दी जाती थी कि आप वहां पे सेटलमेंट्स करो अपने, मतलब कि इंडिया में। तो आपको सेटलमेंट कैसे करना पड़ेगा, जब आप इंडियन गर्ल से मैरी करोगे। दोस्तों, जब भी कोई इतना बड़ा साम्राज्य या कोई भी इतना बड़ा एम्पायर यहां पे क्रिएट करता है, इन्होंने एम्पायर अपने फोर्ट्स क्रिएट करके करे, अपने स्टेशंस बना के करे, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करके करी। तो दोस्तों, इनके लिए जरूर कोई ना कोई फेवरेबल कंडीशंस रही होंगी। तो हाँ, बिल्कुल थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे स्मॉलर किंगडम्स हुआ करते थे। तो दोस्तों, जब हमारे यहाँ किंगडम स्मॉलर होंगे तो इनको बराबर एक टफ फाइट नहीं दे पाएंगे। तो इनको बिल्कुल टफ फाइट नहीं मिली। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, डेक्कन में हमारे यहां बहामानी किंगडम हुआ करता था, उसमें भी वो बहुत सारे स्मॉलर किंगडम्स में बेक्ड आउट था। और इसी के साथ साथ इनकी जो नेवल पावर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। हमारे किसी भी साम्राज्य के पास में भारत के इनके जितनी नेवल पावर कहीं नहीं थी। साथ ही पोर्टुगीज के शिप पे कैनन्स लगे होते थे। तो इन्होंने दोस्तों और बहुत सी डिफेंस स्ट्रेटेजीज भी डेवलप करी थी। जैसे मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने बहुत छोटे अपनी फ्लीट होते हुए भी बहुत बड़ी बड़ी फ्लीट को पानियों में डुबा दिया। क्यों? क्योंकि इनके शिप्स पे कैनन्स होते थे। और यही वो कारण है दोस्तों कि विद इन 50 ईयर्स इतने बड़े कोस्टल एरिया पे पोर्टुगीज ने अपना कब्जा जमा लिया था। एंड मेनी ऑफ द कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड कम अंडर पोर्टुगीज पावर विद इन 50 ईयर्स। और साथ ही चेन ऑफ फोर्ट्रेस इन्होंने बनाना शुरू कर दी थी। हर जगह पे आपको इनके फोर्ट्रेस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ये आपको पोर्टुगीज सेटलमेंट बताएगा। तो ये देखो, कैनानोर में 1501, कैलिकट 1498, कोचिन 1500, ये श्रीलंका में आप देख सकते हो ट्रिंकोमाले 1522, अगेन यहाँ पे इंडिया में नागापत्तनम 1507। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि कितना बड़ा कब्जा विद इन 50 ईयर्स की बात कर रहे हैं अपन। इसी के साथ दोस्तों, ये अपनी पावर तो बना ही रहे थे, साथ ही हमारे यहाँ पे अगर 2 नेटिव स्टेट्स के बीच में झगड़ा होता था तो दे एक्टेड एज बैलेंस ऑफ पावर।
किस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर हुआ करता था इन द साउथ और डेक्कन सुल्तान जो थे उनके बीच में जब झगड़ा होता था वो मध्यस्थता के लिए ये पोर्टुगीज इंटरवीन करते थे। इसी के साथ डेक्कनीज, मुगल्स, मराठा, जिसमें भी लड़ाई होती थी ये लोग मध्यस्थता करते थे। एंड इट वाज इन 1961 दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकैप्चर्ड गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम देम। तो मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो। आए कब थे? 1498, गए कब? 1961। तो सोच सकते हो आप कि इनकी पॉलिसीज कितनी खतरनाक रही होंगी। तो दोस्तों आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं तो फिर ये बाहर ही क्यों हुए? क्योंकि दोस्तों देखिए, गलतियां हर किसी से होती हैं, इन्होंने भी यही गलती करी। 1613 तक आते आते ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि इन्होंने जहांगीर और मुगल एम्पायर को चुनौतियां देना चालू कर दी। मतलब 1613 में तो एक इतना बड़ा इवेंट हुआ कि बेसिकली पोर्टुगीज ऑफेंडेड जहांगीर और उन्होंने मुगल शिप्स को ही कैप्चर कर लिया। और इसी के चलते शाहजहां तक टाइम पीरियड आते आते उनको पोर्टुगीज को जितने भी एडवांटेजेस दिए हुए थे वो सब उनसे छीन लिए गए। इसी के साथ एक बहुत रोचक कहानी भी है कि वो लोग मुगल एम्पायर में मुगल रूलर्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों इसी के साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण कारण थे, जैसे कि इंग्लिश की एंट्री होना, उसके बाद में कौन कौन सी इंग्लिश के साथ तसल हुई, कैसे इंग्लिश ने इनको बाहर कर दिया, इन सब पे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें कि डिक्लाइन पोर्टुगीज का हमको देखने को मिला, जिन वजह से वो यहां पे मैं थोड़ी सी और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पोर्टुगीज एम्पायर उस टाइम बहुत स्ट्रांग हो चुका था, मगर जो लोकल एडवांटेजेस उस समय पे जब पोर्टुगीज मतलब कि वास्को डी गामा इंडिया में आए थे वो अब उनके पास नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत सी पावरफुल डायनेस्टीज जो हैं वो अब आने लग गई थी, जैसे वो इजिप्ट हो, भले ही हम पर्शिया की बात करें। इनफैक्ट अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो मराठास हो गए। जैसे यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी कोट कर सकते हो कि मराठास ने इनको सालसेट और बसेसिन में 1739 में हरा के पोर्टुगीज से ये दोनों एरिया कैप्चर कर लिए थे। दूसरा इनकी रिलीजियस पॉलिसी। दोस्तों जैसा मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि ये लोग अरब को डिफीट करने के लिए इंडिया आए थे, मगर इनकी रिलीजियस पॉलिसीज धीरे धीरे सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं थी, मगर हमारे यहाँ के हिंदूज जो हैं वो भी इनको शक की निगाह से देखने लग गए थे कि ये करना क्या चाहते हैं। इसी के साथ साथ ये इनकी डिसऑनेस्ट ट्रेड पॉलिसीज के लिए बहुत फेमस थे। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू कर दिया था। अब इसी के साथ अगर आप डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस करोगे तो इनको सी पायरेट्स मतलब जो समुद्री लुटेरे रहते हैं ना, उनको इस नजर से देखने लग गए थे लोग। इसी के साथ इनके एरोगेंसी, इनके वायलेंस, जैसा मैंने आपको बताया कैब्राल जब आए थे उन्होंने शिप्स को उड़ा दिया, तो इनकी वायलेंसी को देख के इन सारी चीजों को मिला के यहाँ पे इनको ओवरऑल डिफीट देखने को मिली, इनका डिक्लाइन हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने ब्राजील की भी डिस्कवरी कर ली, जिस कारण से कि इनका जो फोकस है वो टुवर्ड्स वेस्ट ज्यादा होने लग गया था। तो दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली कि किस तरीके से इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, किस तरीके से पोर्टुगीज ने एंट्री करी, क्यों यूरोपियंस को मजबूर होना पड़ा एक नया सी रूट फाइंड आउट करने के लिए। हमने यहाँ पे इनके लीडर्स दैट इज अल्मीडा, वास्को डी गामा के अलावा अल्मीडा, अल्फोंसो, इनके बारे में बात करी। फिर हमने बात करी कि इनके डिक्लाइन के क्या क्या कारण थे और इनके फेवरेबल कंडीशंस क्या थी जब ये आए थे, जैसे स्मॉलर किंगडम्स थे, जैसे इनके शिप्स पे कैनन लगे हुए थे। तो यहां पे जब इन्होंने इतने टाइम तक यहां पे अपने फोर्ट्स बना के ट्रेड करा तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ हमारी ओवरऑल पॉलिटी या फिर कल्चर, जैसा मैंने अभी आपको गोवा का बताया। तो दोस्तों यहां पे जो नेवल पावर है वो यहां पे हमको देखने को मिली, हमने भी इनसे बहुत सारी चीजें सीखी। साथ ही इन्होंने जो मिलिट्री इनोवेशंस करे थे, जो इन्होंने बॉडी आर्मर्स, मैच क्लॉक मैन, गन्स का यूज करा था शिप्स में, ये सारी चीजें जो आर्टिलरीज है वो हमारे नेटिव रूलर्स ने भी अपनाई थी, इनकी स्किल ऑर्गेनाइजेशन सीखी थी। तो इस तरीके से इनका सिग्निफिकेंस माना जाता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने पोर्टुगीज के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम सारे देखेंगे डच, डेन, फ्रेंच, इंग्लिश एक्सेट्रा। होप यू लाइक दिस लेक्चर। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।